नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और पढ़ते हैं खबरों की ओर। कल आखिरी चरण के लिए होगा मतदान। 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होने हैं। बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने हैं। और उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया में वोटिंग होनी है। तो गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान कराए जाएंगे। और 7वें चरण के मतदान जो है वो कराए जाने 1 जून को। और इसको लेकर जो है तमाम लोगों की और दिग्गजों की नजरें जो है टिकी हुई है। और 7वें चरण का चुनाव जो है वो होना है कल। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर आखिरी चरण के जो है चुनाव उसमें वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने हैं। तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 1 जून को जो है 7वें चरण का चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश की 13 जो है सीटें इसमें शामिल हैं। जहां बात करें तो देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया में भी वोटिंग होनी है। गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनावी रण में उतरे हुए हैं, इन तमाम जगहों पर जो है वोटिंग होने हैं 7वें चरण में। तो ये आखिरी चरण है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो है देश की नजरें टिकी हुई है। तो कल आखिरी चरण के लिए मतदान होगा और उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं। झारखंड की बात कर ले तो 3, हिमाचल की 4 सीटें जो है इसमें शामिल है। इसके साथ ही बिहार की 8 और चंडीगढ़ की 1 सीटों पर भी वोटिंग कराए जाएंगे। पंजाब की 13 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होंगे। तो 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग कराए जाएंगे 7वें चरण का। और आखिरी चरण जो है ये चुनाव का है और इसमें जो है दिग्गजों की जो है सांसें हलक में अटकी हुई है, क्योंकि आखिरी चरण काफी अहम है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े दिग्गज चुनावी रण में हैं। और देखना होगा कि किसके सर पर जो है ताज सजता है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होंगे और आखिरी चरण के चुनाव में इन सीटों पर वोटिंग होने हैं। तो गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान कराए जाएंगे और 4 जून को जो है नतीजे आएंगे। हालांकि कल की बात करें तो आखिरी चरण के लिए मतदान होना है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कराए जाएंगे। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जहां सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस से, अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है चुनावी रण में उतरे हुए हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे और तभी साफ हो पाएगा कि जनता का मत क्या है, जनता ने किसको ताज पहनाया है। तो कल आखिरी चरण के लिए मतदान होगा और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कराए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं और बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल की बात कर ले तो 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी और 7वें चरण में मतदान कराए जाने हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया में वोटिंग होंगे। इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान कराए जाएंगे। तो आखिरी चरण में इन जगहों पर चुनाव होने हैं। तो 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होने हैं। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, वोटिंग कराए जाएंगे। तो आखिरी चरण का मतदान है और चुनाव प्रचार की बात कर ले तो वो भी कल थम गया और अब जो है मतदान की पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। इसके पहले भी जो दिग्गज है तो जो दिग्गज है वो लगातार चुनावी रण में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े दिखे और रैलियां की, लोगों से वोट की अपील की। तो 4 जून को जो है चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अभी बात कर ले तो फिलहाल 1 जून को
आखिरी चरण का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, इसके साथ ही पंजाब की भी 13 सीटें हैं जो कि सबसे ज्यादा है इस आखिरी चरण में और इन सीटों पर चुनाव होने। इसके अलावा बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग कराए जाएंगे, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल है। तो आखिरी चरण में इन सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बांसगांव, देवरिया, घोसी, सलेमपुर, बलिया में वोटिंग कराए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब जो है उत्तर प्रदेश की 13 और पंजाब की 13 सीटें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो है वोटिंग होने हैं। क्या हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि चुनाव प्रचार भी अब थम चुका है? जी बिल्कुल, अगर बात करें लोकसभा के अंतिम चरण के चुनाव की, तो अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान कल 1 जून को होना है और 57 सीटों पर पूरे देश में मतदान होगा, जिसमें अगर बात करें तो कई दिग्गज भी इस चुनाव मैदान में है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी, वह भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर बात करें घोसी की, तो घोसी पर जिस तरह से चुनावी रण सामने आया है और यहाँ पर ओपी राजभर के बेटे चुनाव मैदान में है, वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल चुनावी ताल ठोक रही है और जिस तरह से जो सियासी जो देखने को मिल रहा है, सियासी पिच देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के अधिक से अधिक वोटों में मार्जिन के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने डेरा डाल रखा था। और वहीं अगर बात करें 13 सीटों की, तो यह सभी सीटें पूर्वांचल की सीटें हैं, जिसमें कुशीनगर भी है, मिर्जापुर की सीट भी है, घोसी की भी है। और यहाँ पर सभी दिग्गजों ने अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी थी। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह से डटे हुए थे और बयानों के जरिए सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने और यूपी की सभी सीटों पर जीत का दम भर रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी। लेकिन जो सियासी समीकरण है, कहीं न कहीं बात विकास की हो रही है, राष्ट्रहित की बात हो रही है। और जिस तरह से इंडिया वाइस ने वाराणसी समेत कई सीटों पर लोगों से बातचीत किया था, तो उसमें कहीं न कहीं मोदी मैजिक भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहीं गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में कहीं न कहीं अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और आसिफ, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवि किशन के अलावा जो है मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पर भी जो है नजरें लोगों की टिकी हुई है। सियासी तपिश क्या कहती है? जी बिल्कुल प्रियंका, सियासी तपिश लगातार बढ़ती देखी गई है। जिस तरह से गर्मी का पारा दिनों दिन बढ़ रहा था, वैसे अंतिम चरण के मतदान और चुनाव को लेकर जो है सियासी गर्मी तेजी से बढ़ रही थी और जो नेताओं के भाषण थे वो कहीं न कहीं राजनीतिक हलचल भी पूरी तरह से कर रहे थे। और इस चुनाव में खासकर यह बात रही कि सारा फोकस, अगर बीजेपी की बात करें तो सारा फोकस वाराणसी की सीट पर रहा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में पहुंची थी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची थी और केशव मौर्य भी पहुंचे थे और अपने अपने सजे बयानों के जरिए जो यह सीट है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए एक तरह से अपील भी की गई थी। लेकिन जो सियासी रण है काफी दिलचस्प भी है और यह रण काफी भीषण भी हो चुका है। जो अंतिम चरण का जो यह मतदान होना है पूर्वांचल का, यहाँ पर बीजेपी के लिए भी लड़ाई काफी टफ मानी जा रही है। 2019 की बात करें तो 2019 में पूर्वांचल की सीटों पर जिस तरह से बीजेपी ने चुनावी लड़ाई लड़ी थी,
काफी हद तक सफलता नहीं मिली थी। आसिफ, अजय राय की बात करें तो पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ वो चुनावी रण में रहे हैं, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, इस बार क्या कहते हैं, क्योंकि अभी आखिरी चरण का चुनाव संपन्न होना है और सभी की नजरें जो है फिलहाल पीएम मोदी और अजय राय को लेकर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, पूर्वांचल की सियासत की बात करो तो पूर्वांचल की सियासत में वाराणसी सीट काफी हार्ड सीट मानी जाती है और यहाँ पर जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे में जिस तरह से अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में जो सियासी लड़ाई है, विकास के मुद्दों पर लड़ाई देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ विकास किया, फ्लाईओवर बनाया है, कॉरिडोर बनाया है और साथ ही साथ गंगा की सफाई भी की है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो साधु सन्यासी हैं, आम लोग हैं, काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर एयर भरने की कोशिश की, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को जिताने के लिए जिस तरह से डिम्पल और साथ साथ प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यहाँ पर रोड शो किया, जनसभा किया, तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत अंतिम चरण में झोंक दी पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर विकास का काम किया और यहाँ की जनता का साफ तौर पर कहना है कि वह एक सांसद नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से देश ही नहीं बल्कि पूरे जो है दुनिया में वाराणसी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाराणसी का गौरव और सम्मान भी बढ़ा देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से हम बात करें तो बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, कांग्रेस अपने जीत के, यानी कि अगर हम बात करें एनडीए और इंडिया दोनों ही अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रही है। लेकिन अभी आखिरी चरण का चुनाव संपन्न नहीं हो पाया और फैसले भी 4 जून को आएंगे। लेकिन आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहां लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, लोगों की अगर बात करें, आम जनता की बात करें, तो जिस तरह से जो चुनावी वायदे हैं कहीं न कहीं उसको जनता जो है उसके बारे में चर्चा करती है कि जो भी नेता हो वो जो अपने चुनावी जो वायदे रहते हैं उसको पूरा करें। और वहीं दूसरी तरफ जो जाति धर्म के मुद्दे को लेकर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार करती है उसको लेकर आम जनता का सीधा कटाक्ष रहता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम और धार्मिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ रोजी रोटी और रोजगार से मतलब है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं जो गरीब तबका है वह काफी जो है अपने आप को मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, चाहे अगर बात करें पेट्रोल डीजल की या फिर खाने पीने के सामान की। तो आम जनता का सिर्फ यही मांग रहती है कि जिस तरह से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है इस पर नेता काबू करे। लेकिन जिस तरह से बयान सामने है ठकाठक फटाफट और ऐसे कई बयानवीर चुनाव मैदान में अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहे, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हो कैबिनेट मंत्री, लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और वह सिर्फ और सिर्फ जो है महंगाई और विकास की बात करती है और इसी मुद्दे पर वह चुनाव जो है चुनाव संपन्न कराना चाहती है। और जिस तरीके से हम बात करें तो 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण जो है अभी बचा हुआ है और 1 जून को होने हैं। लेकिन ये आखिरी चरण है, कहीं ना कहीं सभी दिग्गजों की नींदें उड़ाए हुए हैं। और अगर हम बात करें एनडीए और इंडिया के लिए कितना अहम है और कितना चुनौतीपूर्ण है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अंतिम चरण है पूर्वांचल की सभी 13 सीटें हैं, यहाँ पर रण जो है काफी दिलचस्प हो गया है। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और जो आम लोगों का जो मानना है वह यही है कि उन्हें एक स्वच्छ और विकास करने वाली सरकार चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन इन सब के बीच जो मतदाताओं की चुप्पी है, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए
के नेताओं की धड़कनें भी बढ़ा रही है, क्योंकि अब जनता पूरी तरह से समझदार हो चुकी है। कई ऐसे लोग मिले जिनका साफ तौर पर कहना था कि नेताजी बड़े बड़े वादे करके गायब हो जाते हैं, अब ऐसा नेता उन्हें नहीं चुनना है। अगर बात करें संत कबीर नगर की सीट पर जिस तरह से घटना हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ मारपिटाई हुई, और यह मारपिटाई सिर्फ इसलिए हुई कि सांसद जी जीतने के बाद गायब रहते थे, और यही सवाल वहां की जनता ने पूछा कि नेताजी अब दिखाई पड़े। तो कुल मिलाकर ऐसी सीटें हैं जहां पर आम मतदाताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, चाहे बलिया हो, चाहे संत कबीर नगर हो, या फिर घोसी चुनाव हो। और कई ऐसी स्थिति है कि जहां पर नेताओं की कारगुजारियों की वजह से लोग बहुत खुश भी हैं। जी, जनता का कहना है कि नेताजी ने विकास किया है और हम सब के बीच बहुत बहुत डटे रहे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे, पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, हम संविधान बचाने के पक्ष में हैं और विपक्ष देश की जनता के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई, और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली, तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा, ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है। तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही
अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं। नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। और वहीं जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी माना था। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। और वहीं आजम खान के केस को लेकर पीड़ित पक्ष के सहायक वकील सीमा राणा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए केस की जानकारी दी। जिस तरह से आजम खान को 10 साल की सजा हुई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ केस था, किस तरह से सजा हुई है और आजम खान के लिए आगे आने वाले केसेस में और कितनी बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। इस पूरे फैसले में जब सुनवाई हुई थी तो आजम खान के वकील की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे गए थे? उनके द्वारा यही पक्ष रखे गए थे कि जो मैटर्स है और जो बस्ती खाली कराई गई है वो सरकारी जमीन थी और जिसको लेकर कोई विवाद नहीं था। और जो अभियोजन की तरफ से साक्ष्य रखे गए थे कि जो जबरदस्ती घर खाली करवाए गए थे उनमें मैटर्स चल रहे थे, हाईकोर्ट में भी मैटर्स चल रहे थे और जो कि एक विवादित भूमि थी और उन पर जबरदस्ती लोगों के जो लोग रह रहे थे उनके घर जबरन खाली कराए गए, उनके साथ मारपीट की गई और जो अभियोजन ने आरोप लगाए थे वो आरोप साबित पाए गए माननीय न्यायालय में। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान माने जाते हैं, याचिकाकर्ता जिनको जीत मिली है इस केस में, उनकी तरफ से, उनकी वकील की तरफ से क्या कुछ बयान अभी तक निकल कर सामने आया है, क्या कहना है उनका? देखिए, हम लोगों ने जो अपना पक्ष रखा है, हमने इसमें जो अधिकतम सजा की मांग की थी और माननीय न्यायालय द्वारा एक अधिकतम सजा की गई है क्योंकि सेक्शन 392 साबित पाया गया, 452 भी साबित पाया गया और 504 और 506 120 भी था। तो इसमें जो अधिकतम सजा 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया गया है और 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। जी बिल्कुल। सीमा जी, आपसे अनुरोध करेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा पाएं कि ये पूरा मामला क्या क्या था और आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई थी जिस पर आजम खान को आज 10 साल की सजा हुई है। ये जो मामला था ये 2019 में थानागंज में पंजीकृत कराया गया था। इसमें जो वादी हैं वो अवरार हैं और इनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि दिनांक 6/12/2016 को डूंगरपुर बस्ती में जो उनका घर था उसमें घर में घुसकर मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उनके घर का सामान तोड़कर उनके घर में लूटपाट की गई और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये आरोप वादी के द्वारा लगाए गए थे और जिनमें जो साक्ष्य हम लोगों ने कराया, जो अभियोजन साक्षी थे उनका साक्ष्य करवाया और ट्रायल के दौरान ये सारी एविडेंस वगैरह दी गई और जिसके आधार पर ये मामले में आरोप साबित सीमा जी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।